हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 9 से 12 के लिए चलने वाली पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पिछली कक्षाओं के दौरान हमने शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हुए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्दों का अध्ययन किया। आज की कक्षा में हम रचना प्रक्रिया के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर शब्दों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है और इसके कितने भेद हैं। शब्दों की रचना प्रक्रिया के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। कौन कौन से 3 भेद किए गए हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते और वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं, अर्थात वो रूढ़ हो गए हैं, उनके खंड नहीं किए जा सकते हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता है। जैसे घर, पानी, जल, मकान, ढाणी, रोटी और तवा कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यौगिक शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? ये वे शब्द होते हैं जो संधि द्वारा बनाए जाते हैं और यौगिक शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। योग प्लस इक, अर्थात योग का अर्थ क्या हो गया? मेल, और इक का मतलब संबंधित, अर्थात मेल या जोड़ से संबंधित। यौगिक शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। ये संधि द्वारा बनाए जाते हैं, समास द्वारा बनाए जाते हैं, उपसर्ग के द्वारा बनाए जाते हैं और प्रत्यय के द्वारा भी बनाए जाते हैं। अब हमारे पास बचता है योगरूढ़ शब्द। योग प्लस रूढ़ अर्थात बहुब्री समास वाले शब्द योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जिनमें बहुब्री समास होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रूढ़ शब्दों के विषय। रूढ़ शब्द पुस्तक हमें क्या कह रही है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं होती है, इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है तथा इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों के स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। मतलब क्या हुआ? अर्थात इनका टुकड़ा नहीं किया जा सकता और ये जो शब्द हैं ना इनकी उत्पत्ति का पता है, बस ये रूढ़ हो गए हैं और इनको ज्यों का त्यों हम प्रयोग में लेते आ रहे हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, तवा, घर, पानी, जल, मकान, ढाणी, काफ़ी सारे शब्द हैं जो रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अगला देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ये वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध करा देते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सामान्य सी भाषा में कहें तो ये संधि द्वारा या किसी के जोड़ से बने हुए शब्द होते हैं, चाहे वह संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो या प्रत्यय हो। समस्त संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि, कृष्णार्पण और चिड़ी मार। इन शब्दों में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग हो सकता है। आगे देखते हैं योग रूढ़ शब्द। ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु
वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाते हैं। तो विशेष अर्थ कहाँ मिलता है? हमें बहुब्रीहि समास में विशेष अर्थ देखने को मिलता है। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द में पीत और अंबर के योग से बना है, जो विष्णु के अर्थ में रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार दशानन, हिमालय, जलज, जलद, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, विषधर, चक्रधर, षडानन और रावणारी और मुरारी, इन सब के विशेष अर्थ हैं और तीसरा अर्थ निकल रहा है। और यहाँ बहुब्रीहि समास भी है और ये योग रूढ़ शब्द भी हैं। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हिंदी में शब्दों के दो भेद किए गए हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द या अव्यव शब्द भी इन्हें कहा जाता है। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जिनमें विकार हो जाता है, परिवर्तित हो जाते हैं। ये विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आते हैं। अब आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि विकारी शब्द किसे कहते हैं और विकारी शब्दों में किसे शामिल किया गया है? संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया को विकारी शब्दों में शामिल किया गया है। और इनका विस्तृत अध्ययन हम अगले प्रकरण में करेंगे, जिसमें संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया को अलग से अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तृत अध्ययन वहाँ विकारी शब्दों का हम करेंगे। अब हम देखते हैं अविकारी या अव्यव शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विश्वादि बोधक अवयव आदि शब्द आते हैं। आपसे यह भी प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि अविकारी शब्दों में किसे शामिल किया गया है? क्रिया विशेषण को। क्रिया जो है, केवल क्रिया, यह आती है विकारी में और क्रिया विशेषण आता है अविकारी में। इसके अलावा संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव किसमें आते हैं? अविकारी शब्दों में। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर भी कई भागों में शब्दों को बांटा गया है। पहला है एकार्थी शब्द। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रायः एक ही अर्थ में होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़ और नदी, इनका जो प्रयोग है वह एक ही अर्थ में किया जाता है। धूप का किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हम नहीं कर सकते, लड़के का हम अन्य अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते, पहाड़ का भी नहीं कर सकते और नदी का भी नहीं कर सकते। अनेकार्थी शब्द, अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं तथा उनका प्रयोग अलग अलग अर्थों में भी किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। जैसे हरि से भगवान का, ईश्वर का, हरि नाम का कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। सारंग का आपने दोहा पढ़ा होगा, सारंग ले सारंग उड़े, तो इसमें भी सारंग के कई अर्थ हमें प्रतीत होते हैं। इन सभी शब्दों के हम कई अर्थ लगा सकते हैं। अमृत से भी हम कई अर्थ लगा सकते हैं। अब तीसरा जो शब्द है वह है पर्यायवाची शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात एक ही शब्द के अनेक समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य, भानु, रवि, दिनेश, भास्कर आदि शब्द सूर्य के ही समानार्थी हैं, इसलिए इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा गया है। अब अगला है विलोम शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देख रहे हैं। ये वे शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं और उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, जय का पराजय और आशा का निराशा और सुख का दुख। अगला है समुच्चरित शब्द या युग्म शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, अर्थात
उच्चारण तो एक जैसा होता है लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को समुच्चरित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अनल या अनिल, उच्चारण लगभग समान है लेकिन अर्थ इनका अलग अलग है। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। इन शब्दों को हम समुच्चरित शब्द, युग्म शब्द या समरूपी शब्द कह सकते हैं। अगला है शब्द समूह के लिए एक शब्द। वे शब्द जो किसी वाक्य, वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द बनकर प्रयुक्त होते हैं उन्हें शब्द समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसका कोई शत्रु न हो, इसके लिए हम शब्द का जिसका प्रयोग करेंगे वह है अजात शत्रु। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, ये वे शब्द होते हैं जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं किंतु उनमें अर्थ का इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि उन्हें अलग अलग संदर्भ में ही प्रयुक्त करना पड़ता है। जैसे अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शब्द उन हथियारों के लिए प्रयुक्त होता है जिन्हें फेंक कर वार किया जाता है, और जैसे तीर, बम, बंदूक आदि, जबकि शस्त्र उन हथियारों को कहते हैं जिनका प्रयोग पास में रखकर ही किया जाता है, जैसे लाठी, तलवार, चाकू और भाला। इस प्रकार से ये वे शब्द होते हैं जो समानार्थक प्रतीत होते हैं, अर्थात एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके अर्थ जो है वह बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। समूहवाची शब्द, वे शब्द जो किसी एक समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, गट्ठर का अर्थ होता है लकड़ी या पुस्तकों का गुच्छा। गट्ठर गुच्छा अर्थात चाबियों या अंगूर का। गिरोह अर्थात माफिया या डाकुओं का। जोड़ा अर्थात जूतों का या हंसों का। जत्था यानी यात्रियों का या सत्याग्रहियों का। झुंड अर्थात पशुओं का। टुकड़ी यानी सेना की। ढेर यानी अनाज का। पंक्ति यानी मनुष्य या हंसों की। भीड़ यानी मनुष्यों की। माला यानी फूलों की, मोतियों की। और श्रृंखला यानी मानव यानी लोह की। रेवड़ यानी भेड़ या बकरियों का। और समूह मनुष्यों का। ये कुछ समूहवाची शब्द होते हैं जिनको हम प्रयोग में लेते रहते हैं। अगला है ध्वन्यार्थक शब्द। ये वे ध्वन्यात्मक शब्द जिनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। इनको निम्न उपभेदों में हम बांट सकते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां, किलकिलाना बंदर की, गुर्राना चीते की, दहाड़ना शेर की, भौंकना कुत्ते की, रेंगना गधे की, हिनहिनाना घोड़े की, डकारना बैल की, चिंघाड़ना हाथी की, फुफकारना सांप की, मिमियाना भेड़ या बकरी की, रंभाना गाय की, गुंजराना भौरा की, टर्राना मेंढक की, म्याऊं बिल्ली की और बलबलाना ऊँट की, हुआ हुआ करना गीदड़ की। ये पशुओं की बोलियों के विषय में। अगला है पक्षियों की बोली जो है कैसी होती। कूजना बतख या कुर्जा की, कुकड़ू को मुर्गे की, चीखना बाज की, हु उल्लू की, काव काव कौवे की, गुटरगु कबूतर की, टे टे तोते की, कुकहाना कोयल की, चिचहाना चिड़िया की, मियो मियो मोर की। जड़ पदार्थों की ध्वनियों के विषय में देखें तो कड़कड़ाना बिजली की, खटखटाना दरवाजे की, छुक छुक रेलगाड़ी की, टिक टिक घड़ी की, गर्जना बादल की, किटकिटाना दांत की, खनखनाना रुपया की, टनटनाना घंटा की और फड़फड़ाना पंखे की, खड़खड़ाना पत्ते की। यह है जड़ पदार्थों की ध्वनियों के विषय में बात कर रहे हैं। और अन्य शब्दों को देखें तो हम छलछलाना, लहलहाना, ये ध्वन्यात्मक शब्द हैं। दमदमाना, चमचमाना, जगमगाना, फहराना और लपलपाना। और ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको हम देखेंगे। पहला जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से, ऐसे ही प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बनाए जाएंगे, इनको आप एक बार ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको तत्सम शब्द देखना है। उल्लू, ऊंट, गधा या घोटक। हमें तत्सम शब्द देखना है, तो जो घोटक शब्द है यह तत्सम शब्द है और घोटक का तद्भव क्या हो गया? घोड़ा। तो तत्सम शब्द कौन सा हुआ? घ। इसका सही उत्तर हो जाएगा घ। ये जो सभी शब्द हैं उल्लू, गधा और ऊंट, ये जो सभी शब्द हैं यह तद्भव शब्द हैं। ऊंट तद्भव शब्द है और ऊंट का तत्सम शब्द क्या हुआ? उष्ट्र। उल्लू तद्भव शब्द है और उल्लू का तत्सम शब्द हुआ लूक। इसी प्रकार गधा तद्भव शब्द है और गधे का जो तत्सम रूप है वह होता है गर्धव। गधे का गर्धव होता है तत्सम
रूप। इसी प्रकार उल्लू का होता है उलूक। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखें तो गधे का होता है गर्दभ, अभी बता दिया आपको। ऊंट का होता है उष्ट्र। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करने हैं जिससे आपके तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं उनको आपको छँटनी करने में आसानी रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें आपसे तत्सम शब्द पूछा था, अब आपसे तद्भव शब्द पूछा जा रहा है। तद्भव शब्द है अग्नि, ईख, दधी या नयन। तो यहाँ जो ईख शब्द है यह तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या हो गया? इक्षु। ठीक इसी प्रकार जो अग्नि है यह तत्सम है, इसका तद्भव आग होता है। दधी यह भी तत्सम है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है दही। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? अब आपको देशज शब्द जो है वह छांटना है। देशज कौन सा है? घेवर, मिष्ठान, बैल या खीर। तो यहाँ जो घेवर शब्द है यह देशज शब्द है। इसके अलावा जो बैल शब्द है यह तद्भव है और इसका जो तत्सम रूप होता है बैल का तत्सम रूप जो होता है वह होता है वृषभ। ठीक इसी प्रकार जो मिष्ठान शब्द है यह तत्सम रूप है और इसका जो तद्भव रूप होता है वह होता है मिठाई। इसी प्रकार खीर जो है यह तद्भव रूप है और खीर का तत्सम जो रूप होता है वह होता है क्षीर। अगला प्रश्न देखिए, योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। योग रूढ़ अर्थात जहाँ बहुब्री समास होता है वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो यहाँ गजानन हमें अच्छे से पता चल रहा है। अब आगे देखते हैं हम, कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कोई 4 तत्सम शब्द जो हैं वह आपको बताने हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। अर्थात तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान ही संस्कृत की शब्द जो हैं वो प्रचलित होते हैं और हमारे हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं, जैसे कर्ण, ग्रीवा, ओष्ठ, हस्त, अक्षी, कटी, तो उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और तद्भव शब्द किन्हें कहा जाता है? जो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, जैसे नाक, कान, गर्दन, ये शब्द जो है तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज जो क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं। विदेशी जो अरबी, फारसी और अंग्रेजी से बने होते हैं। और संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न तद्भव शब्दों के तत्सम रूप बताइए। ये तद्भव शब्द दिए हुए हैं और इनके तत्सम रूप हमें बताने हैं। अचरज, अचरज तद्भव है और इसका तत्सम रूप है आश्चर्य। कुम्हार का तत्सम रूप है कुंभकार। और घी जो है उसका तत्सम है धृत। बांझ का तत्सम है बंध्या और सांवला का तत्सम जो रूप है वह है श्यामल। तो ये इनके तत्सम रूप आपसे पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम और तद्भव और देशज शब्द ये सभी आपको यहाँ मिक्स में दिए हुए हैं। तत्सम, तद्भव और देशज शब्द, और इनको आपको छांट करके तत्सम अलग, तद्भव अलग और देशज शब्दों को अलग करना है। जो ईंट शब्द है, ईंट यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। आगे है आंसू, आंसू भी तद्भव है। फिर है अट्टालिका, अट्टालिका तत्सम रूप है। इतवार तद्भव रूप है। अंगोछा यह देशज है। डक्कन भी देशज है। वानर जो है ये तत्सम रूप है। और रज्जू और खराटा ये क्या हैं? ये देशज शब्द हैं। अब हम देखते हैं यौगिक शब्दों के विषय में कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं और यौगिक और योग रूढ़ शब्द में अंतर क्या होता है। यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय के मेल से बने होते हैं, अर्थात इनमें योग होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द
कहते हैं। और योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनमें बहुब्रीहि समास हमें देखने को मिलता है। ये यूँ कहें कि तीसरा जो विशिष्ट अर्थ है या तीसरा अर्थ हमें देखने को मिलता है, वहाँ योग रूढ़ शब्द होता है। और रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका खंड हम नहीं कर सकते हैं, और वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं जो हमारे दैनिक दिनचर्या में प्रचलित होते हैं और उनकी उत्पत्ति का भी पता हमें नहीं होता है। कोई 4 समूहवाची शब्दों के नाम बताइए, जैसे गट्ठर, गुच्छा, जत्था, जोड़ा, ढेर, रेवड़। तो जैसे रेवड़ शब्द है वे भेड़ बकरियों के लिए काम में लिया जाता है, समूह मनुष्यों के लिए किया जाता है, गुच्छा चाबियों के लिए काम में लिया जाता है, और गट्ठर लकड़ियों के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह समूहवाची शब्द है। ध्वन्यार्थक शब्द से आपका क्या आशय है? 4 ध्वन्यार्थक शब्द लिखिए। ध्वन्यार्थक शब्द का मतलब होता है जिनमें जो शब्द हैं उनका अर्थ ध्वनियों पर आधारित होता है। जैसे पशुओं की बोलियां होती हैं, किलकिलाना बंदर की, गुर्राना चीते की, दहाड़ना शेर की, भौंकना कुत्ते की और रेंगना गधे की। ठीक इसी प्रकार पक्षियों की भी बोली होती है। कूजना बतख की होती है, चीखना बाज की होती है, काँव काँव करना कोई की होती है। तो आज की कक्षा में हमने जो शब्द विचार है उनको कंप्लीट किया है। अगली कक्षा में हम शब्द विचार का जो अगला भाग है उसका अध्ययन करेंगे और विकारी शब्दों में संज्ञा एक हमारा महत्वपूर्ण विषय है, संज्ञा, इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।